Hello everyone. I am Ritika Meena, ATPO Triple I Cell from Government Ramchandra Khetan Polytechnic College Jaipur. Again, welcome in the series of e-lectures. आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक यूनिट से लिए गए हैं। आज हम उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंपाइल किया है वो है A large emission of hydrogen from sun that affects communication। ये क्या कहलाता है? मीन्स कि जो सन की रेडिएशन से एक एमिशन होता है हाइड्रोजन का, लार्ज एमिशन जो होता है वो जो कि कम्युनिकेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, उसको उस टर्म को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सोलर फ्लेयर, बी कॉस्मिक डिस्टर्बेंस, सी बैलिस्टिक डिस्टर्बेंस एंड डी सोलर नॉइस। सही आंसर यहाँ पर है ए सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या होता है इसे देखते हैं। सोलर फ्लेयर क्या होता है कि जब सन की ब्राइटनेस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, तो कुछ सडन फ्लैशेस जो होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं और जनरली ये क्या होता है इसकी सरफेस के पास में होता है। ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एटमॉस्फेरिक नॉइज इज नोन एज ए स्टैटिक नॉइज, बी कॉस्मिक नॉइज, सी सोलर नॉइज एंड डी लूनार नॉइज। एटमॉस्फेरिक नॉइज जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ए है जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इसको स्टैटिक नॉइज़ के नाम से भी जानते हैं। जनरली हमने देखा होगा कि जब सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है तो जो रैंडम डॉट पिक्सल्स का पैटर्न बन जाता है, स्टैटिक पैटर्न बनता है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक नॉइज़ भी कहते हैं। मतलब वी कैन से दैट देयर आर मेनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़, जिससे कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले पैटर्न बनता है स्टैटिक का, इसीलिए इसको स्टैटिक नॉइज़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेफरेंस फॉर एनवायरमेंटल नॉइज़ टेम्परेचर। यहाँ पूछा गया है कि जो एनवायरमेंटल नॉइज़ टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेफरेंस है वो कितना होता है। ये सभी जानते हैं कि इसका जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 290 केल्विन होता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी 290 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा। ए है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, बी है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 75, सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 19, डी है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 290। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इफ़ बैंडविड्थ इज़ डबल्ड तो सिग्नल पावर के साथ क्या होगा। सिग्नल पावर अगर बैंडविड्थ डबल होगी तो उसके साथ में क्या चेंजेस होंगे। ए में है नॉट चेंज, बी है क्वाड्रपल चेंज, सी है ट्रिपल हो जाएगी, डी है डबल हो जाएगी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे कि कोई चेंज नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है नेम वन और मोर सोर्सेज ऑफ नॉइज बियरिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इनमें से वो सोर्सेज कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से नॉइज़ बियरिंग का काम करते हैं। ए है स्टीम बॉयलर, बी गैलेक्सीज, सी इंटरनल कंबस्टिन इंजन एंड डी इज़ बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर विल बी गैलेक्सीज एंड इंटरनल कंबस्टिन इंजन। तो राइट आंसर में क्या होगा, बी और सी दोनों ही ऑप्शन आएंगे, इसलिए सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ट्रांसमीटर टेक्निक अडॉप्टेड टू रिड्यूस नॉइज इफेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड। मीन्स कि जो ट्रांसमीटर टेक्निक अडॉप्ट की जाती है नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए, पिछले क्वेश्चन में जो पूछा था उसी में इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए नॉइज़ मास्किंग, बी पूछा है एंटी नॉइज़, सी नॉइज़ किलिंग एंड डी इज़ प्री एम्फेसिस। तो सही आंसर है यहाँ पर डी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो प्री एम्फेसिस
प्रक्रिया कहलाती है। जनरली जो प्री एम्फेसिस होता है वो क्या होता है, जब हम किसी सिग्नल का मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो वो जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज होती है उसका रिलेटिव एम्पलीट्यूड जो होता है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमको प्री एम्फेसिस किया, सिग्नल का प्री एम्फेसिस किया जाता है। तो ये ट्रांसमीटर साइड में ये प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी। इससे हम जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है उसको इम्प्रूव करते हैं। इससे हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, मींस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज़। प्री एम्फेसिस प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि डी एम्फेसिस इन द रिसीवर इन इफेक्ट अटेनुएट्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंपोनेंट एंड नॉइज़ इन व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डी एम्फेसिस क्या होता है। अभी हमने देखा कि प्री एम्फेसिस क्या होता है। डी एम्फेसिस जो है वो है, डी एम्फेसिस रिसीवर पर ये प्रोसेस होता है। रिसीवर के बाद में हमने डी एम्फेसिस यूनिट लगाई जाती है। और जनरली जो डी एम्फेसिस प्रोसेस होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो वापस से अपने ओरिजिनल रिलेटिव लेवल में एम्पलीफिकेशन से पहले रिटर्न होके आ जाती हैं। और जो डी एम्फेसिस प्रोसेस जो होता है वो रिसीवर साइड पर होता है। मतलब जो डी एम्फेसाइज्ड जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो अटेनुएट होके आती हैं या डी एम्फेसाइज होती है इन रिसीवर आफ्टर डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, उसको क्या होता है हमको यहाँ पर रिकवर करना होता है डी एम्फेसिस में। मीन्स डी एम्फेसिस सर्किट जो है एक तरह से लो पास फिल्टर है यहाँ पर, या फिर इंटीग्रेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज को ही पास कर रहा है। तो यहाँ पर इनमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। ए डीसी, बी लो, सी इंटरमीडिएट, डी हाई, ठीक है। तो सही आंसर जो है हमारा कि ये क्या कर रहा है, जो प्री एम्फेसिस सर्किट क्या हो रहा है, ये हाई पास फिल्टर होता है, वेयर एज डी एम्फेसिस सर्किट इज़ अ लो पास फिल्टर, ठीक है। लो पास फिल्टर है मीन्स ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह की फ्रिक्वेंसीज या नॉइज़ है जिनको वो इफेक्ट कर रहा है, हाई को। तो सही आंसर होगा डी हाई। एटमॉस्फेरिक नॉइज़ और स्टैटिक नॉइज़ इज़ नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम। किस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है एटमॉस्फेरिक नॉइज़, ये पूछा गया है। ए एट फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 मेगाहर्ट्ज़, बी एट फ्रीक्वेंसी बिलो 5 मेगाहर्ट्ज़, सी एट फ्रीक्वेंसीज बिलो 30 मेगाहर्ट्ज़, डी एट फ्रीक्वेंसीज अबव 1 मेगाहर्ट्ज़। जैसे कि हम नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं कि वहाँ हमने एटमॉस्फेरिक नॉइज़ में बताया है कि 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के लिए एटमॉस्फेरिक नॉइज़ या स्टैटिक नॉइज़ जो होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन सिग्नल स्ट्रेंथ एट अ गिवन पॉइंट एंड रेफरेंस लेवल। मींस इसका जो रेशो है ना, डिफरेंस बिटवीन सिग्नल स्ट्रेंथ, किसी पॉइंट पर सिग्नल स्ट्रेंथ और एक रेफरेंस लेवल जो है, ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किस फॉर्म में आएगा, ए पावर, बी डीबीएम, सी लेवल एंड डी रेशो। तो सही आंसर होगा कि उसको हम लेवल के रूप में ही कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है रीडिंग ऑफ -50 dBm ऑन द डिस्टर्बिंग पेयर एंड -80 ऑन द डिस्टर्ब्ड पेयर इक्वल्स हाउ मच dB ऑफ क्रॉसटॉक कपलिंग। मीन्स यहाँ पर जो पेयर को डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब सिग्नल जिस पेयर से जा रहा है और जहाँ पर सिग्नल जा चुका है, उन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ देखेंगे। तो ए है यहाँ पे 20, बी है 30, सी 60 एंड डी इज़ 25। तो राइट आंसर विल बी 30, क्योंकि जो 80 और 50 का यहाँ पे हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे क्रॉसटॉक में, तो वो आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विच स्टैंडर्ड्स रिकमेंड्स क्रॉसटॉक लिमिट्स। ए CCITG 1552, CCITG 150, CCITG 151, CCITG 161। सबसे पहले तो हम जानते हैं CCIT क्या होता है। CCIT का फुल फॉर्म होता है कंसल्टिव कमेटी इंटरनेशनल टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो क्रॉसटॉक के लिए स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड है 151। तो राइट आंसर विल बी सी, CCITG.151।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इसमें पूछा गया है विच स्टैंडर्ड इज यूटिलाइज्ड इन इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज रेट्स ऑन PCM ऑडियो चैनल्स. यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो वो कौन सा स्टैंडर्ड है जिसको हम इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज रेट, PCM में जो इंटरनेशनल इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज रेट होती है PCM पर फॉर ऑडियो चैनल्स, उसके लिए इसको यूटिलाइज़ करते हैं, उस स्टैंडर्ड को यूटिलाइज़ करते हैं. तो ए में पूछा गया है CCIT REC G151, CCIT G172, CCIT G190. तो सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा बी, CCIT G172. ये स्टैंडर्ड जो है वो पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है इन द मॉड्यूलेशन नॉइज रेट ऑन PCM ऑडियो चैनल्स. क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एटमॉस्फेरिक नॉइज बिकम्स लेस सीवियर एट फ्रीक्वेंसीज. मतलब थोड़ी देर पहले भी हमने इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से देखा था. सेम वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ होती है वो किन फ्रीक्वेंसीज पर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है. तो अगेन द आंसर विल बी अबव 30 मेगाहर्ट्ज़. ऑप्शन यहाँ पर और भी दिए हुए हैं. अबव 30 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा बिलो 30 मेगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है, अबव 3000 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है, बिलो 3000 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है. बट द राइट आंसर विल बी ए, अबव 30 मेगाहर्ट्ज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज. A is automobile ignition, B is sun, C is electric motors, D is leakage from high voltage. इनमें से मतलब वो कौन सी है, इनमें से जो कौन सा सोर्स है जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. यहाँ पर देखेंगे हम ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोटर्स और लीकेज फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन, ये सब मैन मेड हैं. बट सन इज़ नेचुरल, मीन्स ये एक तरह का एक्सटर्नल नॉइज़ सोर्स है. तो सही आंसर यहाँ होगा बी, सन. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मोस्ट इंटरनल नॉइस कम फ्रॉम ए शॉर्ट नॉइस, बी ट्रांजिट टाइम नॉइस, एंड सी थर्मल एजिटेशन, एंड डी इज स्किन इफेक्ट. यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा थर्मल एजिटेशन. थर्मल एजिटेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि थर्मल एजिटेशन क्या होता है, थर्मल नॉइज जो है वो क्या होती है. तो राइट आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल नॉइज. इसमें से कौन सा है जो एक्सटर्नल नॉइज के लिए सोर्स नहीं है. ए है थर्मल एजिटेशन, बी ऑटो इग्निशन, सी सन, एंड डी इज़ फ्लोरोसेंट लाइट्स. चारों अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं. सही आंसर यहाँ पर अगेन थर्मल एजिटेशन होगा जो कि एक्सटर्नल नॉइज़ के लिए सोर्स नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल नॉइज़ है उसके लिए सन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, फ्लोरोसेंट लाइट्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है. बट जो थर्मल एजिटेशन है वो दैट विल बी राइट आंसर. नॉइज़ कैन बी रिड्यूस्ड बाय. क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि नॉइज़ किसके द्वारा रिड्यूस की जा सकती है. वाइडनिंग द बैंडविड्थ, नैरोइंग द बैंडविड्थ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड इंक्रीजिंग ट्रांजिस्टर करंट लेवल. द राइट आंसर विल बी नैरोइंग द बैंडविड्थ, क्योंकि जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतना कम जो है हमारा नॉइज़ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्योंकि जो नॉइज़ होती है वो इंटायर बैंडविड्थ पर स्प्रेड होती है. तो कम बैंडविड्थ होगी तो कम हमारे को नॉइज़ मिलेगी किसी भी रिसीवर पर. क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है नॉइज़ एट द इनपुट टू द रिसीवर कैन बी एज हाई एज सेवरल. इनपुट नॉइज़ जो होती है इनपुट से जो रिसीवर तक नॉइज़ जा रही है वो किन यूनिट्स के साथ में वो हाई होती है. ए माइक्रोवोल्ट, बी मिलीवोल्ट, सी वोल्ट, एंड डी किलोवोल्ट्स. तो राइट आंसर विल बी ए माइक्रोवोल्ट्स. क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉइज बिकम द ग्रेट इम्पॉर्टेंस एट फ्रीक्वेंसी. इनमें से यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं. ए शॉर्ट नॉइज, बी रैंडम नॉइज, सी इम्पल्स नॉइज, एंड डी इज ट्रांजिट टाइम नॉइज. यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो नॉइज़ है किस तरह की जो नॉइज़ है वो फ्रीक्वेंसीज
के टर्म में हम बात करें तो फ्रीक्वेंसीज़ के टर्म में वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने देखा है जो ट्रांजिट टाइम नॉइज़ है उसमें किसी भी एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करने पर उसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो शॉर्ट नॉइज़, रैंडम नॉइज़ और इम्पल्स नॉइज़ है वो इसमें सही आंसर नहीं होंगे। जो ट्रांजिट टाइम नॉइज़ जो है उसका राइट आंसर होगा, तो आंसर डी विल बी द राइट आंसर। Thank you very much and all the best for your exams.